आप देख रहे हैं यहाँ पर कमाई का अड्डा और भारतीय बाजारों में आज बिकवाली का दबाव क्लियरली कायम है। 18,237 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। एशिया में तस्वीर कैसी थी वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और साथ ही आपको दिखा देते हैं कि डाउ और नैस्डैक के फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। तो आज निक्केई में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली, लेकिन हांगकांग के मार्केट में तो तेजी देखी जा रही थी, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेड में जब हम उसको मैप एक्टिवली कर रहे थे। ये देखिए करीब 65 पॉइंट की बढ़त पर वो इंडेक्स जाकर टिका है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स क्या आपके लिए पेश करेंगे आज शाम को, वहां से अगला क्यूडी जरूर लिया जाएगा, कंसिडरिंग कल एक अच्छी डिसेंट रिकवरी देखने को मिली थी। डाउ फ्यूचर्स तो 200 पॉइंट ऊपर और नैस्डैक 75 पॉइंट की बढ़त पर। उसके बावजूद हमारा हाल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ। अब बेसिकली सवाल यही है कि 2023 का साल कैसा साबित होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 2022 अपने चैलेंजेस के साथ आया है। अक्रॉस द ईयर हमने देखा है दरों में इजाफा, रिसेशन की खूब बातचीत और अब ईयर एंड की तरफ फिर से कोविड का डर। कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को और म्यूचुअल फंड्स का नजरिया क्या रहेगा 2023 के साल के लिए। हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अब 2022 खत्म ही हो रहा था कि ये कोविड की क्राइसिस फिर से अलग अलग देशों से उभरती हुई दिखाई दे रही है, जो मार्केट्स को स्पूक कर रही है। ये थोड़े से डाउन टर्न पर ईयर एंड होने वाला है। देखिए, वो एक अनएक्सपेक्टेड विषय था कि कोविड सडनली अपना सर उठाएगा, तो ये इसके कारण थोड़ी मार्केट में न्यूज के कारण थोड़ी डरावट आ गई है। मगर ये शॉर्ट टर्म है, बिकॉज याद रखिए वर्ल्ड ने बहुत प्रोग्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग कोविड। तो उस हिसाब से ये वाली जो कोविड आती है तो थोड़ी बहुत आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन या ऐसी कोई विषय नहीं हो सकती है, एक कंट्रोल में होगी। एक सिवियर इन्फ्लुएंजा की तरह ये वायरस अभी उसको ट्रीट किया जाएगा और मेरे ख्याल में कुछ क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं है। खाली ये चीज है कि जो एक वर्ल्ड ने सोचा था कि दुनिया ने कि हम कोविड से पार गए, वो शायद बात अभी नहीं बनी। थोड़ी बहुत पॉकेट्स में कोविड उभर सकती है, तो ये एक कंसर्न वाली विषय है, मगर एक बहुत डीप कंसर्न मैं नहीं कहूंगा। अभी फार्मास्यूटिकली हम बहुत एडवांस्ड है इन टर्म्स ऑफ कोविड की ट्रीटमेंट के तरफ। का जो इंट्राडे करेक्शन है फिर एक क्या बड़ा मौका है? क्या आपके फंड्स ने आज बड़े पैमाने पर पोजीशंस और ऐड की हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में ये चीज है कि ज्यादा कैश तो नहीं रखते हैं ना, 5 से 6% ही रखते हैं। तो खरीदारी करने के लिए किसको चीज को बेचना पड़ता है ना, तो अगर हमने कुछ बेचा है तो ही खरीद पाएंगे। तो हम तो जनरली एक बुलिश ट्रेंड में रहे हैं, फुली डिप्लॉयड स्टेटस में है ज्यादातर। खाली हमें न्यू फंड ऑफर में कुछ 10-20% का कैश है, तो उसमें जरूर हमने बाइंग किया होगा। मगर क्या है कि जो सेक्टर्स में करेक्शन आती है या जो उसमें बाउंस बैक आती है, हमारे लिए फर्क ये पड़ता है कि 3 से 5 साल में कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा। तो जैसे कोविड का सर उभर रहा है तो शायद फार्मा में एक अपटेक दिखा, बट फार्मा में हम अंडरवेट है, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, जो कि एक रिसेशन में उसको लिए डाउन टर्न ही दिख रहा है। तो हमने जाके फार्मा को जरूरी खरीद नहीं समझा। तो वैसी बात है कि हर चीज जो गिरती है उसको जाके नहीं खरीदेंगे। जहां पे जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस समझे, ऑटो समझे, वहां पे हमारी फ्यूचर आउटलुक बहुत बढ़िया है। तो वहां पे कुछ भी करेक्शन आता है तो जरूर हम एक्यूमुलेट करते रहेंगे, और इंफ्रा स्पेस में भी। तो हमारी आउटलुक होगी कि जहां पे हमारी आउटलुक स्ट्रांग है स्टॉक या सेक्टर के ऊपर, वहां पे करेक्शन आती है तो उस चीज में खरीदारी करेंगे। मार्केट सडनली अपनी आउटलुक को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जैसे आईटी में थोड़ी बाउंस बैक, फार्मा, तो उसके पीछे हम भागेंगे नहीं। मतलब सुनिए सर, अगर मैं मोटे तौर पे पूछूं 2023 के लिए आपका आउटलुक, क्या इक्विटीज के पास बहुत शानदार तरीके से एक अच्छे रिटर्न्स देने का मौका होगा या नहीं होगा? मतलब अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उनको थोड़ा धरातल पे रखना चाहिए, देखते हुए कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं और रेट्स काफ़ी हाई हैं, डेट पे काफ़ी अच्छा और सिक्योर मनी अगर आप देखें इन्वेस्टर्स को मिलेगी। तो क्या इक्विटी से अपनी जरा थोड़ी मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इस बार 2023 के लिए? देखिए, 2022 में आपको सिंगल डिजिट रिटर्न ही मिला है ना मार्केट से, तो मेरे ख्याल में 2023 में आपको एटलीस्ट 12 to 15% का रिटर्न मिलेगा मार्केट से। तो उसको आप किस हिसाब से समझेंगे? शानदार नहीं है समझेंगे, अरे 20-25 आना था तो बात अलग है। मगर इस साल 5% बना, अगले साल 15% बना, तो 3 गुना बना, तो बहुत शानदार भी कह सकते हैं। और फिक्स्ड की बात की ना, तो दो चीज है ना, फिक्स्ड के लिए ये साल अच्छा रहेगा क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट में आपको टारगेट मैच्योरिटी जैसी प्रोडक्ट्स में आपको 7, 7.25, 7.5 तक
लॉक इन कर सकते हैं, मगर याद रखिए कि टैक्सेशन के हिसाब से 3 साल आपको लॉक इन रहना पड़ेगा। तो अगर 3 साल के लिए आपको 7.5% से आपको खुशी है और आप उसको एफडी के हिसाब से कंपेयर करें तो ठीक है, मगर 3 साल में आपको इक्विटी दुगना रिटर्न दे सकता है जो कि आपको फिक्स इनकम इस साल के लिए दे रहा है, क्योंकि अगले साल का और उसके बाद वाला साल का फिक्स इनकम आउटलुक आज नहीं बता सकते। तो मैं फिर भी कहूंगा कि एसेट एलोकेशन की डिसीजन इस हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि इस साल में कौन सी एसेट क्लास बेटर रहनी चाहिए, होनी चाहिए कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है, क्या रिस्क पैसा है, आपके रिस्क लेने वाला पैसा है तो इक्विटी में ही लगाइए, आपको स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न मिल सकते हैं अगले साल। वेयरएज फिक्स्ड इनकम में आपको बैंक एफडी के खिलाफ, क्योंकि टैक्सेशन और इंडेक्सेशन का एडवांटेज आता है, तो फिक्स्ड इनकम में जो एलोकेशन करते हैं उसके अंदर आप म्यूचुअल फंड की फिक्स्ड इनकम को प्रेफरेंस दे सकते हैं कंपेयर टू बैंक एफडी। सो वो मैं कहूंगा कि आपकी इंडिविजुअल एसेट एलोकेशन तौर पर आपको निवेश करना चाहिए, वो पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि मैं कह रहा हूं कि 12 से 15% रिटर्न आ सकता है, किस हिसाब से कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो वर्ल्ड की जो स्थिति है एक रिसेशन वाली, उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये सॉफ्ट रिसेशन होने वाली है हार्ड। सॉफ्ट माने चाहे समझिए 3-4 क्वार्टर के लिए एक स्लो डाउन, एक 2-3 क्वार्टर के लिए नेगेटिव, उसके बाद बाउंस बैक इक्वली शार्प, या फिर लॉन्ग हार्ड रिसेशन माने आपको शायद साल 1.5 साल के लिए ये डाउनटर्न से बाहर निकल नहीं पाएंगे। उसमें बहुत फर्क होगा, क्योंकि अगर बाउंस बैक होता है तो वापस रिस्क के ऊपर पैसा आने लगेगा, नंबर 1। नंबर 2 की रेट हाइक, अब क्या कह रहे हैं मार्केट के 5 सवा 5 की यूएस की रेट हाइक, तो अनदर 50-70 बेसिस पॉइंट्स का, फिर एक पॉज फॉर 6 मंथ्स। इस हिसाब से इंडिया के लिए पैसा, मैं कहूंगा कि आपको तेल के दाम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट की हालत में, इंडियन इकोनॉमी की हालत में ज्यादा दिक्कत मैं नहीं देख रहा हूं। 6% की ग्रोथ अभी आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है, शायद वो 5.5 तक भी गिर सकती है, फिर भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड होंगे। तो रिस्क कैपिटल का एलोकेशन इंडिया को मिलना चाहिए, मगर उतना कैपिटल इस तरफ आएगा वो तेल के ऊपर डिपेंडेंट है। तेल की दाम अगर नहीं गिरती है तो इंडिया में कैपिटल फ्लोज कम आएंगे, और तेल गिरने की एक दिखा रहा है डायरेक्शन, तो जबरदस्त पैसा आ सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर की बात करें, थोड़ी बहुत हिस्ट्री में जाए हम, तो अक्टूबर 2021 से जून इस साल में आपने देखा कि तेल के दाम 60 से 125 जब चली गई थी तो 2.5 लाख करोड़ का पैसा इंडिया से बाहर गया था एफआईएस की आउटफ्लोज के जरिए। मगर उसके पहले वाले टाइम, कोविड के टाइम में करीबन 3 लाख करोड़ पैसा आया था जब तेल की दाम गिर रही थी। अब वापस जब अपने जुलाई से तेल की दाम में गिरावट 125 से 80 के तरफ देखा, तो करीबन 1 लाख से थोड़ा कम 90,000 करोड़ का पैसा वापस आया है। तो मेरा कहना है कि और 1.5 लाख करोड़ एफआई का पैसा जो इंडिया में था 1 साल पहले, वो वापस आने के लिए तेल की दाम की डायरेक्शन से वो आ सकती है। तो अगर समझिए अब क्या सिचुएशन है कि यूएस ने प्राइस कैप डाला, फिर रशिया ने बताया कि जो कंट्रीज प्राइस कैप को अडॉप्ट करने वाले मैं उसको तेल नहीं दूंगा, तो वो तेल का डिमांड सऊदी अरेबिया को शिफ्ट करे, तो ओपेक अपना स्टांस मजबूत करके तेल को ज्यादा गिरने नहीं दे रही है। इसमें दूसरा हाथ जो बनता है वो है, अब ठंड का वक्त है, विंटर्स का टाइम है यूरोप और यूएस में, तो तेल की डिमांड भी ज्यादा होती है हीटिंग के लिए। तो मेरे ख्याल में 2-3 महीने ऐसी हालत होगी, मगर मार्च के बाद अगर यूएस का रेट हाइक भी 5.25 पहुंचता है और एक स्लोडाउन भी जारी दिखती है, तो समर के आने के कारण और वर्ल्ड की स्लोडाउन के कारण तेल की दाम में गिरावट अगर जबरदस्त दिख रही है और 80 से 70 और 60 तक जाने की, तो ये जो 1.5 लाख करोड़ का पैसा एफआई का आएगा वापस, तो हमारी डोमेस्टिक एसआईपी की फ्लोज भी मजबूत है, तो मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाइस पहुंच सकता है 2023 में। तो खाली एक चीज, स्लो हार्ड सॉफ्ट रिसेशन या हार्ड रिसेशन, और उसके ऊपर तेल के ऊपर जो असर दाम का, वो डिसाइड करेगा कि आपको बहुत बेहतर शानदार रिटर्न 18-20% तक आएगा या 12-15% के नॉमिनल जीडीपी के साथ रिटर्न्स आपको मिलेंगे। ये डिसाइड करेगा 2023 वाली बात। तो तेल के दाम को मन में रखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ तेल की दाम, नॉट द एक्चुअल प्राइस जो चल रहा है आज। ओके, तो एक्सपेक्टेशन के आगे और गिरावट देखने को मिलेगी, उस लिहाज से एक ट्रेड बनाया जा सकता है। अच्छा सुनील जी, आपके लिए टॉप आइडियाज क्या होंगे 2023 में? क्या वो सेक्टर्स होंगे जो 22 में चले नहीं, या फिर वो सेक्टर्स होंगे जो चले और वहां पर और स्कोप है तेजी का? देखिए, मैं 3 शब्द में आपको कहूंगा। एक है डोमेस्टिक ओरिएंटेशन, सेकंड है मल्टी कैप पोर्टफोलियो, और तीसरी बात है मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आइटम्स।
तो इंडस्ट्रियल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट, स्टील उस पे ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्टील एक कमोडिटी में बनती है, तो शायद लास्ट ईयर उसमें गिरावट, तो इस साल में उसमें बढ़त आ सकती है, वो एक कॉन्ट्रा होगा। इसके अंदर एक ओवरआर्चिंग थीम होगी बैंकिंग, क्योंकि कॉर्पोरेट डिमांड की पिकअप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉर्पोरेट लोन्स की पिकअप, इसलिए पीएसयू बैंक्स में तो तेजी देख रहे हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट लेंडिंग में उनका एक एडवांटेज होता है, उनके रीच और उनकी कैपेसिटी टू लेंड टू कॉर्पोरेट्स बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा डरता है लार्ज कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट लेने से। तो मेरे ख्याल में जो सेक्टर्स परफॉर्म करेगी, मेरे लिए बैंकिंग सेक्टर खास रहेगी, और इंफ्रा और बिल्डिंग मटेरियल्स, वो सब चीज के जो सेक्टर्स जुड़े होते हैं उसके साथ। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस के अंदर मैं ऑटो और हाउसिंग में पॉजिटिव हूं, और समर तक वेट करूंगा कि या रेफ्रिजरेटर कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में अगर ये समर एक बहुत बढ़िया समर रहता है, क्योंकि 2 समर्स कोविड के कारण वॉश आउट रहे हैं, तो उसको मैं वॉच करूंगा। आज थोड़े वैल्यूएशन बढ़ गए वो एंटिसिपेशन में, मगर एस अप्रैल मई में हमको डिमांड की स्थिति दिखती है, अगर उधर बहुत जबरदस्त दिख रहा है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी बहुत बड़ा स्पेस होगा जहां पे हम ध्यान देंगे। तो समराइज, बैंकिंग टॉप पिक होगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल्स जुड़े हुए सेक्टर्स, और तीसरी होगी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मुझे याद है आप पहले टू व्हीलर्स का भी खूब जिक्र करते थे, लेकिन दैट्स अ स्टोरी दैट्स रियली नॉट टेकन ऑफ। तो वहां पर कब आपको लग रहा है थोड़ी सी रोशनी आती हुई दिखाई देगी? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिकवर? आई थिंक ये रबी के फसल से रूरल डिमांड, ठीक है, टू व्हीलर ज्यादातर रूरल डिमांड के ऊपर चलती है, राइट? तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि रूरल का आपको मन में रखना चाहिए स्थिति, और रूरल में अगर डिमांड बढ़ता है तो टू व्हीलर का डिमांड उसके साथ जुड़ा होता है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट एंट्री लेवल पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, राइट? तो हर फार्मर या फार्मर रिलेटेड इसमें वो होती है पहली खरीदारी। तो मेरे लिए रूरल डिमांड का, रूरल वेज में ऑलरेडी हम देख रहे हैं थोड़ी बढ़त है, तो मेरे लिए रूरल डिमांड की स्टोरी विल ड्राइव द टू व्हीलर स्टोरी, दैट्स नंबर 1। और रूरल में ना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा नहीं टिकेगा, उधर उनको ज्यादा उसके बारे में फिक्र नहीं है, उनको लोड कैरिंग व्हीकल्स जिससे वो रफ रोड्स के ऊपर अपना गाड़ी चला सकते हैं उसके ऊपर होगा। तो मैं उधर एक कन्वेंशनल आईसी इंजन टू व्हीलर का ही ग्रोथ आगे सामने देख रहा हूँ। अर्बन में आपको ये ई व्हीकल्स और उसके साथ थोड़ा ये होगा आगे पीछे। तो टू व्हीलर में वही मेरे को क्लैरिटी ऑन रूरल डिमांड वही चाहिए। क्लैरिटी और रूरल डिमांड जब आएगी तभी दरअसल टू व्हीलर्स में मन बनेगा तेजी का। अच्छा सुब्रमण्यम जी, जब आपसे पिछली बारी मेरी बात हुई थी आप स्टूडियो में थे, अब अगला कुछ प्लान बन रहा है क्या, या फिर ये नेक्स्ट ईयर ही आपके दर्शन होंगे? नहीं, मेरे को छुट्टी तो लेने दीजिए ना। आप छुट्टी पर आए थे? मुझे तो लगा उस दिन आप क्लाइंट मीटिंग पे आए थे। वो नो आज नहीं। अच्छा नहीं, ये ऑफ कोर्स अभी ईयर एंड का मेरे को छुट्टी लेने दो, उसके बाद आऊंगा जनवरी में। तो ये कोविड का कमबैक आपके छुट्टी के प्लान्स को वॉश आउट नहीं कर रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फॉरेस्ट के अंदर जा रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश। अरे वेरी गुड सर, हैव अ ग्रेट हॉलिडे एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपसे फिर 2023 में फिर मुलाकात होगी एंड विल लुक फॉरवर्ड टू एन अपडेट कि अरुणाचल के फॉरेस्ट में आपको क्या दिखा और कितना मजा आया। इट विल बी वेरी कोल्ड, तो उसकी तैयारी कर लीजिएगा आप प्लीज। हैव अ ग्रेट हॉलिडे, हैव अ ग्रेट हॉलिडे सर। आपको और आपके निवेशकों को भी शुभकामनाएं नई साल की। साल मुबारक हो एडवांस में। चलिए, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर से